आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट के लिए राजनीति विज्ञान, जिसका हम तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। आपके जो पहला पेपर है प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक, और उसका तीसरा पार्ट है शुक्राचार्य। इससे पहले दो पार्ट हमने पढ़ लिए, यानी पहला पार्ट आपके मनु, जिसके दो भाग, इसके और दूसरा पार्ट कौटिल्य, जिसके दो भाग। और आज हम तीसरा पार्ट यानी 3 नंबर पार्ट जो है शुक्राचार्य पढ़ेंगे, शुक्र नीतिशार, जिसका पहला भाग हम पढ़ेंगे। आप सभी के लिए इसमें प्रश्नोत्तर जितने भी बनते हैं, छोटे बड़े सारे प्रश्न इसमें समाविष्ट किए गए हैं, तो आप ध्यान पूर्वक पढ़ें। आप इनको नोट भी कर सकते हैं आपके आगे के लिए भी, यानी जैसे आप नेट जेआरएफ करते हैं, या मान लो आप कॉलेज प्रोफेसर की तैयारी करते हैं, कॉलेज लेक्चरर की तैयारी करते हैं, या पॉलिटिकल साइंस से और कोई भी किसी भी एग्जाम देते हैं, तो उसके लिए आपके बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। यूपीएससी की तैयारी के लिए भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, तो आप अवश्य ही इनको तैयार करें। और आइए चलते हैं आज के पाठ की तरफ। पाठ कैसा लगता है जरूर मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। देखिए, शुक्राचार्य, थोड़ा सा पहले इसका परिचय देख लेते हैं। इसका परिचय क्या है कि प्राचीन भारत में राजनीतिक चिंतन में जिन व्यक्तियों को बहुत अधिक सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त है, उनमें एक निश्चित रूप से शुक्राचार्य भी है। शुक्राचार्य का नाम भी है जिनको जो ख्याति से उन्हें शुक्र के नाम से जाना जाता है। शुक्राचार्य को किसके नाम से जानते हैं? शुक्र के नाम से जानते हैं। शुक्रनीति का जो है, शुक्रनीति जो है उनके द्वारा रचित जो पुस्तक है, उसका रचनाकाल कब से कब तक माना गया है, और ये शुक्र का सर्व प्रसिद्ध ग्रंथ है। इस ग्रंथ का रचनाकाल और इसके संबंध में विद्वानों में मतभेद है। यानी जैसे मान लो ऐसा लिखा गया है शुक्र नीति में कि यह भार्गव का अपने शिष्यों को दिया गया उपदेश है। भार्गव मतलब यहाँ पर भार्गव शुक्र को ही कहा गया है। शुक्र ने अपने शिष्यों को जो उपदेश दिया था, उन्हीं उपदेशों को संकलित किया गया है। और एक अन्य संदर्भ में लेखक ने इसे भगवान ब्रह्मा द्वारा मनुष्य मात्र के हितार्थ रचित नीति सार का सारांश भी बताया। एक अन्य संदर्भ में कई लेखक ये भी लिखते हैं कि ये भगवान ब्रह्मा द्वारा मनुष्यों को, अर्थात मनुष्यों को नीति अनुसार चलाने के लिए एक नीति शास्त्र लिखा गया है। और भी जैसे मान लो अपनी विषय वस्तु और विवेचन की शैली के आधार पर शुक्र नीति है वो कौटिल्य अर्थशास्त्र के बाद की रचना प्रतीत होती है। यानी इससे लगता है कि कौटिल्य के बाद की रचनाएं, कौटिल्य जो है वो 300 ईस्वी पूर्व की बात है कौटिल्य की रचनाएं, तो ये भी कब से कब लिखी गई। डॉक्टर घोषाल और राजेंद्र मित्र जो है, उन दोनों ने लिखा है कि इसकी जो रचना है वो 12वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य हुई है। और वस्तु स्थिति क्या है, इसका अधिकांश भाग 11वीं 12वीं शताब्दी में लिखा गया है। यानी इसका जो अधिकांश भाग है वो कब से कब लिखा गया है, 11वीं 12वीं शताब्दी में लिखा गया है। और शुक्र नीति में 4 अध्याय है। कितने अध्याय हैं? 4 अध्याय है और 2200 श्लोक है, 2200 श्लोक है। अब 4 अध्यायों को किस प्रकार बांटा गया? देखिए, 4 अध्याय जो है, 4 अध्यायों को बांटा गया है। जैसे पहले और दूसरे अध्याय में आपके एक तो राजा, राजा का क्या महत्व है, राजा का क्या कर्तव्य है, राजा की व्यवस्था के लिए मंत्री, युवराज, इनसे संबंधित पहले और दूसरे अध्याय में चर्चा की गई। तीसरा अध्याय है, तो तीसरे अध्याय में साधारण नीति शास्त्र का विवेचन है, जिसमें राजा और अन्य सभी से, यानी तीसरा अध्याय का मतलब है कि राज्य की व्यवस्था से संबंधित है, राज्य की व्यवस्था से संबंधित है। और चौथा अध्याय जिसमें विविध विषय प्रकरण है, जिसमें जैसे न्याय व्यवस्था भी है और भौगोलिक व्यवस्था भी है, राज्य के विस्तार से संबंधित भी है, नीतियां भी है। तो चौथे अध्याय में ये बातें कही गई है, जैसे मित्रों, उदासीनों, शत्रुओं, आय स्रोत, राज्य क्षेत्र, विज्ञान, कला, मनुष्य के कर्तव्य, वृक्ष लगाना, कुएं खुदवाना, न्याय व्यवस्था करना, सेना, इतने सारे विषय है वो चौथे अध्याय में है। भाई शत्रु को कैसे दबाना चाहिए, शत्रु के लिए क्या क्या करना चाहिए, अपने मित्रों के लिए एक राजा का क्या कर्तव्य होता है, यानी राज्य का क्षेत्र कैसा होना चाहिए, क्षेत्र में कहां पर सुरक्षा के की सुरक्षा लगानी चाहिए, जैसे राजा की जो प्रजा है, प्रजा के क्या कर्तव्य है, राजा के क्या कर्तव्य है, न्याय व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, यानी लोक कल्याणकारी काम है, सारी बातों का इसमें वर्णन किया गया है। इस प्रकार शुक्र नीति में तो सदाचरण और संपूर्ण नैतिकता का विवेचन है, और जो है कि शासन कला तो इसका एक अंग मात्र है। क्या है? शासन कला जो है
वो तो एक इसका अंग मात्र है, इसमें नैतिकता का है। बेनी प्रसाद क्या लिखते हैं उनके बारे में, शुक्र नीति सार के बारे में, कि सोमदेव सूरी के बाद शासन पर लिखे गए हिंदू ग्रंथों में सबसे अधिक उल्लेखनीय है। यानी ये बात किसने लिखी? अब जैसे मान लो आपके बड़ा प्रश्न आ सकता है कि सोमदेव सूरी के बाद शासन पर लिखे गए हिंदू ग्रंथों में सबसे अधिक उल्लेखनीय है, किसके बारे में कहा गया है? तो वो कहा गया है शुक्र नीति के बारे में। किसके द्वारा? शुक्र नीति के बारे में। और स्वयं शुक्र ने घोषित किया है कि उसका ग्रंथ है वो राजाओं और दूसरों के हितार्थ लिखा गया है, यानी राजाओं के और दूसरे लोगों के हितार्थ लिखा गया है। जैसे मनु ने राज्य के 7 सिद्धांत बताए, कौटिल्य ने बताए, इसी प्रकार इन्होंने भी राज्य के 7 अंग बताए हैं, सप्तांग सिद्धांत। यानी शुक्र नीति सार में भी सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख है। शुक्र नीति सार में जैसे राजा, मंत्री, मित्र, कोष, राष्ट्र, दुर्ग और सेना, ये 7 अंग है वो इन्होंने बताए हैं। 7 अंग आपको लिख लेने चाहिए। शुक्र नीति में भी सावयव सिद्धांत को अपनाते हुए राज्य की तुलना मानव शरीर से की है, और इसने भी सावयव सिद्धांत की कल्पना की है कि राज्य एक शरीर है और राज्य की जितनी भी शाखाएं हैं वो शरीर के अंगों के समान है। इन 7 अंगों में राजा है वो प्रधान है। क्या है? प्रधान है। और राजा जो है वो मस्तिष्क के समान। जिस प्रकार मनुष्य का मस्तिष्क सब कुछ सोचता है, सारे अंगों को नियंत्रित करके और उन्हें आदेश देता है, उसी प्रकार जो राजा है वह भी इस राज्य का एक अंगों में सबसे बड़ा मस्तिष्क है। मंत्री उसकी आंखें हैं, मित्र उसके कान होते हैं, और कोष जो होता है उसका मुख होता है, सेना उसका मन है, दुर्ग है वो दोनों हाथ है, और राष्ट्र जो है राज्य रूपी शरीर के पैर हैं। दोनों हाथ और राष्ट्र जो है राज्य रूपी शरीर के पैर होते हैं। तो यूं कह सकते हैं कि ये जो है इसे सावयव सिद्धांत की कल्पना की गई है। अब शुक्र के अनुसार राज्य क्या है? देखिए राज्य क्या है। राज्य इसमें देखिए कि राज्य के बारे में कि शुक्र नीति में राज्य की उत्पत्ति की कोई विवेचना नहीं की गई है, किंतु ये विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है कि राज्य एक स्वाभाविक और अनिवार्य संस्था है, और शुक्र नीति के अनुसार संसार में राज्य का आधार राज्य है। संसार में राज्य का आधार राज्य ही है। इस प्रसंग में राज्य की तुलना चंद्रमा से करते हुए उन्होंने विचार व्यक्त किया गया है कि जिस प्रकार चंद्रमा समुद्र की वृद्धि का कारण है, चंद्रमा जो है वो समुद्र की वृद्धि का कारण है, ठीक उसी प्रकार राज्य है वो लोगों के अभ्युदय का मूल आधार है। यानी लोग जो है, लोगों का जो अभ्युदय है वो कहां से होगा? अभ्युदय का मूल आधार जो है वो कहां से है? यानी प्रजा से या राज्य से है। राज्य में रहकर के ही लोग अपना विकास कर सकते हैं। संरक्षण और नेतृत्व के अभाव में प्रजा के नष्ट हो जाने की आशंका हो जाती है। संरक्षण और नेतृत्व, यदि मान लो प्रजा है, प्रजा को यदि संरक्षण नहीं मिल रहा है, प्रजा को कोई नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है, तो उस समाज में, उस राज्य में विभिन्न प्रकार के अत्याचार फैल जाते हैं और प्रजा स्वयं नष्ट हो जाती है और राज्य भी नष्ट हो जाता है। राज्य का कार्य क्षेत्र इन्होंने क्या बताया? देखिए राज्य का कार्य क्षेत्र इन्होंने 8 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? 8 प्रकार बताए हैं। पहली प्रकार बताया राजा की, यानी प्रजा रक्षा, प्रजा की रक्षा करना। शुक्र के अनुसार, शुक्र कहते हैं कि शुक्र के अनुसार राज्य का सर्व प्रमुख दायित्व है प्रजा की रक्षा करना। अतः राजा से अपेक्षा की गई है कि वह धर्म के अधीन रहते हुए दंड शक्ति के समुचित प्रयोग द्वारा दुष्ट नीति का दमन करे और सभी भले व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करे। अगर राज्य में कोई दुष्ट है तो उसका दमन करना आवश्यक है, और जो भले आदमी है उनका संरक्षण करना। यदि राजा प्रजा की रक्षा के प्रति उदासीनता बरते तो प्रजा में राजा के प्रति विरोध की भावना बढ़ जाती है। राजा जो है प्रजा के प्रति मान लो उदासीन रहता है, यानी प्रजा के कल्याण का कोई काम नहीं करता है, तब क्या होता है? राजा में विरोध की भावना बढ़ जाती है और स्वयं राजा का अस्तित्व वो संकट में पड़ जाता है। अतः प्रजा रक्षण के कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पहला काम है प्रजा की रक्षा करना। इसने कौटिल्य ने भी यही बताया था। दूसरा इन्होंने बताया है लोक कल्याण के कार्य। राज्य का काम है लोक कल्याण के काम करना चाहिए, यानी राज्य के सीमित कार्य क्षेत्र की धारणा को अस्वीकार करते हुए शुक्र ने राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप का प्रतिपादन किया। शुक्र ने राजा को परामर्श दिया है। क्या परामर्श दिया है? और वो कहते हैं कि प्रजाजन के प्रति क्रूरता के व्यवहार को नहीं अपनावे, दीन और असहाय जनता का उदारता पूर्वक पालन करे,
और स्वयं के सुख के लिए प्रजाजन को कष्ट नहीं पहुंचाए, अर्थात खुद के सुख के लिए जनता को कष्ट नहीं देना है। क्यों? क्योंकि प्रजाजन के दुखी रहने से राज्य नष्ट हो जाता है। यदि प्रजा दुखी रहेगी तो राज्य होगा ही किस काम का, तो राज्य नष्ट हो जाएगा। शुक्र ने शासन से अपेक्षा की है कि जैसे कुएं है, बावड़ी है, तालाब है, मंदिर है, मठ है, धर्मशालाएं हैं, इनकी व्यवस्था करनी चाहिए। लोक कल्याण के काम है वो राजा को करने चाहिए। आपको कैसे लेसन कैसे लग रहे हैं जरूर मुझे बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। राजकीय राजकीय कर्मचारियों के लिए आवास, घर का निर्माण करवाया जाना और विक्रय होने वाली वस्तुओं की श्रेणियों के अनुसार बाजारों की व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे मान लो जो चीजें बाजार में मिलनी चाहिए वो चीज, उन चीजों की व्यवस्था भी करनी है और राजा का काम है। शुक्र नीति में एक पर्यावरण की रक्षा को भी शासन का एक महत्वपूर्ण दायित्व माना गया है। यानी पर्यावरण की, शुक्र कहते हैं कि पर्यावरण जो है, पर्यावरण में संतुलन रहना जरूरी है और वर्तमान में भी इस बात को मानते हैं। राजा को निर्देश दिया गया है कि वह आवासीय वस्तुओं के आसपास उद्यान और वृक्ष लगाने को प्रोत्साहन दे, नदियों पर सुंदर और सुविधाजनक पुल बनवाए। ये बात भी शुक्र नीति सार में लिखी गई है। अगला जो है, तीसरा जो इन्होंने कर्तव्य बताया है वो बताया है कि आर्थिक गतिविधियों का नियमन और प्रतिबंध। आर्थिक गतिविधियां मतलब अर्थव्यवस्था। शुक्र ने आर्थिक गतिविधियों के नियमन और प्रबंधन को आवश्यक दायित्व माना है राजा का। और शुक्र ने विचार व्यक्त किया है कि जैसे गो, गज, अश्व, ऊंट, भैंस आदि पशुओं, चांदी, स्वर्ण, रत्न आदि धातुओं और खनिजों, मादक द्रव्यों, विष आदि पदार्थों तथा अचल संपत्ति के क्रय विक्रय, चिकित्सा आदि व्यवसायों का राज्य द्वारा विनियमन करना चाहिए। जैसे मान लो अगर जैसे गाय है, हाथी है, ऊंट है, घोड़ा है, भैंस है, सोना है, चांदी है और भी बहुमूल्य धातुएं हैं, तो इन चीजों पर चल अचल संपत्ति है उनके, और जैसे जनता की चिकित्सा से संबंधित है, इनका प्रबंध करना चाहिए। शुक्र नीति में राज्य से अनुज्ञा प्राप्त किए बिना द्रुत क्रीड़ा यानी जुआ, द्रुत क्रीड़ा और शिकार करने और शस्त्र धारण करने का निषेध किया गया है। राजा की आज्ञा के बिना कोई भी जुआ नहीं खेल सकता और कोई भी शिकार नहीं कर सकता और कोई भी शस्त्र नहीं रख सकता। इसको आवश्यक माना गया है। चौथा है प्रशासनिक व्यवस्था का सुसंचालन। ये राजा का कर्तव्य है और इस प्रसंग में भी शुक्र का दृष्टिकोण तंत्र व्यवहारिक है। संतुष्ट राज्य कर्मचारी ही अच्छा प्रशासन दे सकते हैं, बिल्कुल सही है। इस बात को अनुभव करते हुए शुक्र ने प्रशासन के अंतर्गत कर्मचारियों के वेतनमान, पदोन्नति, अवकाश और पेंशन आदि के समय में राज्य से सुनिश्चित तथा कर्मचारियों के लिए लाभप्रद नीति की अपनाने की मांग की। यानी शुक्र कहते हैं कि राज्य में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको अच्छा वेतन दिया जाना चाहिए, उनकी समय समय पर पदोन्नति की जानी चाहिए, उन्हें अवकाश भी मिलने चाहिए और जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उन्हें पेंशन भी मिलनी चाहिए ताकि वो मुस्तैदी से यानी कर्तव्य पालन यानी अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से कर सके। पांचवा जो है दायित्व बताया है न्याय की व्यवस्था, और शुक्र के अनुसार न्याय प्रदान करना राज्य का एक आवश्यक काम है। ठीक है, न्यायशील शासक ही प्रजाजन के लिए धर्म, अर्थ, काम के त्रिवर्ग की प्रसिद्धि में सहायक हो सकता है। और शुक्र के अनुसार दुष्टों को दंडित करना राज्य का पवित्र कर्तव्य है। राज्य का पवित्र कर्तव्य क्या है? दुष्टों को दंडित करना। और उसने चेतावनी दी है कि न्याय के प्रसंग में त्रुटिपूर्ण व्यवस्था राज्य के विनाश का कारण बनती है। न्याय अगर मान लो सही नहीं है, राजा के राज्य में, जिस राज्य में न्याय व्यवस्था सही नहीं है तो उस राज्य का विनाश जल्दी ही हो जाता है, शीघ्र ही हो जाता है। छठा उन्होंने काम बताया है राज्य का, राजा का दायित्व जो है वह है राज्य के शिक्षा संबंधी दायित्व। ये भी बहुत अच्छी बात कही है। और शुक्र ने राज्य को शिक्षा के प्रसार के लिए उत्तरदायी माना है। शुक्र कहते हैं कि राजा जो है वो शिक्षा प्रसार के लिए उत्तरदायी है, राजा अपनी प्रजा को शिक्षित कर सकता है। शुक्र का परामर्श है कि शासन और प्रतिभावान विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए, शिक्षित व्यक्तियों की योग्यता के अनुसार राजकीय पदों पर नियुक्ति दी जानी चाहिए, विद्या और कला में पारंगत व्यक्तियों को प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाना चाहिए। शासक का दायित्व है कि वह वेदों, स्मृतियों, पुराणों, ज्योतिषियों, चिकित्सकों, अन्य विषयों के विद्वानों और बुद्धिमानों तथा गुणवान व्यक्तियों के भरण पोषण की व्यवस्था हेतु उनकी मासिक या वार्षिक वृत्ति निश्चित कर दे
और समस्त व्यवस्था में इन गुणी व्यक्तियों को उचित सम्मान दे। यानी कहने का अर्थ है कि जैसे ज्योतिष है, चिकित्सक है, पुराणों का विद्वान है, और भी जैसे मान लो शिक्षक है, उन सभी को सम्मान दिया जाना चाहिए, मासिक वेतन होना चाहिए उनका, और जब वो रिटायर हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, तो उनके लिए भरण पोषण की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। सातवां उन्होंने माना है राज्य के सामाजिक दायित्व। राज्य के सामाजिक दायित्वों का शुक्र ने मनु की भांति विशेष वर्णन नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि सामाजिक व्यवस्था का और सामाजिक जीवन में धर्म एवं नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा करना राज्य का दायित्व है। सामाजिक व्यवस्था का और सामाजिक जीवन में धर्म और नैतिक मूल्य, समाज में धर्म और नैतिक मूल्यों की स्थापना करना राजा का दायित्व है। यदि राजा उन मूल्यों की स्थापना करेंगे तो जनता उनका परिपालन करेगी। शुक्र ने लिखा है कि समाज में विभिन्न वर्ण जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र निष्ठा पूर्वक पदों का निर्वाह करें, और समाज के इन वर्णों के बीच सद्भावनापूर्ण संबंध होना चाहिए। ये चारों जो वर्ण है, इन चारों वर्णों में सद्भावनापूर्ण संबंध होना चाहिए। एक दूसरा जो संबंध है एक दूसरे के पूरक होने चाहिए। और अंतिम कार्य जो बताया है वो बताया है नैतिक और धार्मिक कार्य। नैतिक और धार्मिक कार्य शुक्र के अनुसार राज्य के लिए नैतिक और धार्मिक जीवन और गुणों के विकास को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। राज्य की आय का चौथाई भाग दान पर होना चाहिए। और शुक्र कहते हैं कि जिन उत्सवों को प्रजा करती हो उनका राजा सदा पालन करे, अर्थात जिन उत्सवों को प्रजा मनाती हो राजा भी उनका पालन करे, और प्रजा के आनंद से आनंदित और दुख से दुखी होना चाहिए। कितनी अच्छी बात कही है कि राजा वो होता है जो प्रजा अगर सुखी है तो राजा भी सुखी है, प्रजा दुखी है तो वो भी दुखी हो जाता है। इस प्रकार का राजा होना चाहिए। और अंतिम जो होता है वो परराष्ट्र संबंध होता है, जो यूं कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संबंध कह सकते हैं इसको। अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में वो क्या कहते हैं, शुक्र के अनुसार अंतरराष्ट्रीय संबंधों का संचालन भी राज्य का एक आवश्यक काम है। और वो क्या है, परराष्ट्र संबंधों के संचालन में राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च महत्व दिया जाना चाहिए। यानी परराष्ट्र संबंधों में ये नहीं है कि दूसरे राष्ट्र से मित्रता करके और अपने राष्ट्र का विनाश कर ले, अपने राष्ट्र की जनता को दुख देना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। राजा का सर्वोच्च कर्तव्य है कि वो अपने राज्य में जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को प्रथम प्राथमिकता दे। अनावश्यक युद्ध नहीं करना चाहिए, टकराव से बचना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक युद्ध करेंगे तो उसमें देश की प्रजा का नुकसान होगा, देश की आर्थिक व्यवस्था का नुकसान होगा। तो अनावश्यक युद्ध नहीं करना चाहिए। शुक्र ने पर्यावरण की रक्षा और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा को राज्य के कार्य क्षेत्र में शामिल किया है। पर्यावरण की रक्षा करनी और उपभोक्ता जितने भी हैं, यानी जिन चीजों का उपभोग करने वाले लोग हैं, यूं कह सकते हैं कि आवाम का जो है वो ध्यान रखना जरूरी है। शुक्र ने इस बात पर बल दिया है कि राज्य मद्यपान को सीमित और नियंत्रित करे। मद्यपान जो है यानी जैसे शराब है, जुआ है और अन्य जो अनैतिक जो खेल या अनैतिक जो कार्य हैं वो अनैतिक कार्यों को करने की अनुमति नहीं दे। शुक्र का ऐसा राज्य लोक कल्याणकारी राज्य है जिसका उद्देश्य है व्यक्तियों का भौतिक विकास, बौद्धिक विकास और नैतिक उत्थान। बौद्धिक विकास और नैतिक उत्थान, यूं कह सकते हैं कि बहुत अच्छी बात है। और मैं ये समझता हूं कि आपके ये क्लियर हो रहे होंगे। अब है राजा। राजा क्या है, देखिए राजा को वो क्या मानते हैं। जैसे मान लो आपके प्रश्न आ गया कि शुक्र नीति के अनुसार राजा का क्या महत्व है या राजा की क्या भूमिका है, तब आप क्या लिखेंगे, शुक्र के अनुसार राज्य के सभी अंगों में प्रजा का विशिष्ट और सर्वोच्च महत्व है। राज्य के जितने भी अंग हैं उनमें प्रजा का विशिष्ट है। और शुक्र मानता है कि राजा में देवताओं के विभिन्न अंश या गुण पाए जाते हैं। राजा में देखिए इंद्र, पवन, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्र और कुबेर, इन 3, 2, 5, 3, 8 इन 8 देवताओं के गुण पाए जाते हैं। 8 देवताओं का अंश पाया जाता है। और इन देवताओं के स्वाभाविक अंशों से अपने तप के प्रताप में राजा सभी प्राणियों का स्वामी होता है, क्योंकि इन सभी देवताओं का अंश होता है उसमें, इसलिए वह अपने प्राणी जितने भी होते हैं अर्थात उस राज्य में निवास करने वाले जितने भी नागरिक होते हैं उन सबका स्वामी वो होता है, क्योंकि उसमें बुद्धि भी ज्यादा होती है। राज्य की रक्षा करने में वह स्वर्ग के रक्षक इंद्र के समान होता है। डॉक्टर बेनी प्रसाद लिखते हैं कि राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व संप्रभु है, जिसे शुक्र अत्यधिक उच्च स्थिति प्रदान करता है। वो क्या कहता है, बेनी प्रसाद क्या लिखते हैं कि राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है
वो संप्रभु है। और आज भी कहते हैं कि राज्य में संप्रभुता होना जरूरी है। संप्रभुता का मतलब है आज से क्या है कि उस राज्य पर किसी बाहरी शक्ति का कोई अधिकार नहीं होता है, वो दबाव नहीं होता है। और समस्त राजनीतिक और सामाजिक व्यवहार उसी का सर्वोच्च रूप होता है। और ये भी कहा गया है कि वह समाज की समस्त संरचना का रक्षक होता है और विश्व की संपन्नता का स्रोत भी है, और वो देवत्व का सर्वोच्च रूप है। राजा है वो क्या है? देवत्व का सर्वोच्च रूप होता है। इसने राजाओं के प्रकार बताए हैं और भले बुरे राजाओं में अंतर भी बताए हैं। शुक्र ने राजा में देवत्व की कल्पना की है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। किंतु शुक्र ने एक बात और स्पष्ट की है। क्या स्पष्ट की है? वो की है कि राजाओं को देवत्व की स्थिति प्राप्त नहीं होती, सभी राजाओं को। एक राजा है लेकिन सभी राजाओं को नहीं होती। क्यों? शुक्र के अनुसार प्रकृति में 3 गुण होते हैं, सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण। सत्व गुण का अर्थ होता है कि जो एक सात्विक प्रवृत्तियों से युक्त मनुष्य होता है वह सात्विक होता है। रजस यानी जो राजाओं से संबंधित होता है, और तमस गुण जो है वो कुटिल प्रवृत्तियों का नीच व्यक्ति होता है। तो इसी प्रकार 3 गुण होते हैं। 3 गुणों के समान राजा भी 3 प्रकार के होते हैं। जैसे राक्षसांश यानी जो तमोगुण से युक्त होता है राजा, वो राक्षसांश होता है, दारू पीता है, शराब पीता है, जुए खेलता है, और यानी विभिन्न प्रकार की जितनी भी बुराइयां होती है, जितने भी व्यसन होते हैं, वो सारे उस राजा में होते हैं, तो वो राक्षसांश होता है। मानवांश वो होता है जो अपने राज्य के बारे में स्वयं सोचता है, और देवांश वो होता है जो राज्य की प्रजा को स्वयं से बढ़ करके मानता है, वो देवांश राजा होता है। तो 3 प्रकार के राजा बताए हैं, राक्षसांश, मानवांश और देवांश। राजा के अवगुण और दुर्गुणों में बताया है कि जैसे शुक्र के अनुसार आखेट, मृगया मतलब आखेट इन शिकार, इनको हम शिकार कह सकते हैं। द्युत जुआ खेलना, मदिरापान, ये राजा के प्रमुख अवगुण होते हैं। अगर कोई राजा जैसे आखेट खेलता है, शिकार करता है, तो इन्होंने इसे गलत माना है। द्युत जुआ खेलना, जुआ खेलने वाले राजा को उन्होंने कोई मान्यता नहीं दी है। मदिरापान करने वाले राजा को भी उन्होंने अवगुणी राजा माना है। और जो राजा काम, क्रोध, मोह, लोभ, मान और मद में बहता रहता है, उस राजा को उन्होंने महत्व नहीं दिया। और उन्होंने कहा कि एक राजा को काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मान ये सब त्याग देना चाहिए यदि वो स्वयं को अच्छा राजा बनना चाहता है। तो इन्होंने राजा के गुणों के बारे में बताया है कि राजा को इंद्रियों को जीतकर गुरु की सेवा करनी चाहिए। इंद्रिय जीत होना चाहिए। इंद्रिय जीत का मतलब है कि जैसे मान लो राजा जो है वो अपने मन के अनुसार नहीं, अपने विवेक के अनुसार चले, और विनय की वृद्धि के लिए शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। अपने गुरु के पास रह करके उसे शिक्षा लेनी चाहिए। शिक्षा लेकर के एक अध्यात्म को ग्रहण करके और अपने राज्य को चलाने वाला होना चाहिए। शुक्र ने राजा के लिए 8 कर्तव्य निर्धारित किए। क्या निर्धारित किए हैं? 8 कर्तव्य। और 8 कर्तव्य में पहला कर्तव्य दुष्टों को दंड देना। अगर कोई राज्य प्रजा में या राज्य में कोई दुष्ट व्यक्ति है तो उनको दंड देना अनिवार्य है। प्रजा का पालन करना अर्थात प्रजा के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं लागू करना। अगर कोई मान लो कोई व्यक्ति गुणी व्यक्ति है तो उसे सम्मान देना, और जैसे मान लो सेना के पदाधिकारियों की जो है वेतन निर्धारित करना, यानी जैसे कुएं, बावड़ियां और जो गरीब जनता है उनकी सेवा करना, ये सब जो है कर्तव्य हैं। दूसरा है राजस्व यज्ञों का एक पहले जैसे राजस्व यज्ञ हुआ करते थे। यज्ञों में जैसे मान लो एक अश्वमेध यज्ञ है। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है कि राजा जो है घोड़ा छोड़ता था और वह घोड़ा घूमता था, और उस घोड़ा जिधर जाता आया था, जितनी दिशाओं में या जितनी दूरी तक जाता, उस दूरी पर उस राजा का अधिकार हो जाता था। और जहां कहीं भी उस घोड़े को पकड़ लिया जाता तो उस राजा को उसे युद्ध करना होता। तो इस प्रकार के राजस्व यज्ञों का भी उसे करना चाहिए। और न्याय से कोष बढ़ाना का मतलब है जैसे पैसे की वृद्धि करना, लेकिन वो न्याय से बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि जनता का शोषण करके और या जैसे मान लो कहीं से लूटपाट करके और वो अपने कोष को बढ़ाता है, तो उस राजा को इन्होंने महत्व नहीं दिया। 5वां उन्होंने लिखा है कि राजाओं को करदाता बनाना, यानी राजाओं को करदाता बनाना एक बात, कि दूसरे जो पड़ोसी राजा है उनको कर देना, जिससे क्या है कि वो दबे रहे। शत्रुओं का मर्दन करना, यानी शत्रु यदि कहीं भी है तो उसे दबाना और उसे हराना जरूरी है, उनका विनाश करना जरूरी है। दान देना और अपनी भूमि का विस्तार करना, ये राजा के 8 कर्तव्य बताए हैं। राजा को एक और बात बताइए, राजा को विशेष कर्तव्य देते हुए कहा है कि राजा को मित्र, भ्राता, पुत्र, बंधु और सेना के अधिपति, सभासद आदि के साथ राजकार्यों के विषय में सदाई चिंतन करना चाहिए। यानी जैसे मित्र है, भाई है, भाई है, बंधु अर्थात जो भी है,
सेना का अधिपति है, सभासद है, ये विश्वासप्रद होना चाहिए पहले तो, और विश्वासप्रद इनके साथ में राज्य की सत्ता से संबंधित चिंतन करना चाहिए। राजा की सत्ता पर नियंत्रण क्या माना, जैसे कौटिल्य ने भी माना है, मनु ने भी माना है, तो इसने क्या मानना है? देखिए, इन्होंने कहा है कि शुक्र नीति में शासक को देवत्व जैसी सम्मानपूर्ण स्थिति है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन और व्यापक शक्तियां भी दी गई है, परंतु किसी भी स्तर पर शासक के लिए निरंकुश और अमर्यादित शक्तियों का समर्थन नहीं किया गया है। यानी शुक्र का जो राजा है वो अमर्यादित नहीं है और निरंकुश भी नहीं है। शासक की सत्ता पर विशेष रूप से निम्न नियंत्रणों की व्यवस्था की गई है। देखिए कौन कौन से नियंत्रण लगाए गए हैं। पहला है धर्म और नीति का नियंत्रण। धर्म और नीति का नियंत्रण, शुक्र के अनुसार धर्म और नीति का नियंत्रण सबसे अधिक प्रभावी है। सबसे अधिक प्रभावी क्या है? धर्म और नीति का नियंत्रण है। उन्होंने कहा है कि धर्म और नीति का आधार पर चलना चाहिए, और नीति विरुद्ध आचरण का निषेध करते ही शुक्र नीति में से शासक की मूर्खता का प्रतीक माना गया। यानी जो राजा नीति के विरुद्ध चलता है वो मूर्ख राजा होता है। जो शासक स्वयं धर्म के अनुशासन में बंधा हुआ नहीं है, वह धर्म पालन के प्रति निष्ठावान नहीं है, उसे प्रजा पर दंड शक्ति का कोई अधिकार नहीं। देखो कितनी अच्छी बात कही है। अगर कोई राजा खुद धर्म की पालना नहीं करता है, प्रजा के प्रति अनुशासित नहीं है, प्रजा पर जैसे अनुचित दंड शक्तियों का उपयोग करता है, तो वह राजा जो है यानी जनता को दंड देने का योग्य नहीं है। शुक्र ने परामर्श दिया है कि वह अपनी प्रजा को वश में करने के लिए भेद दंड का नहीं वरन साम और दाम का प्रयोग करे। साम दाम दंड भेद यानी चार जो नीतियां बताई गई है, साम दाम दंड और भेद। साम का मतलब होता है विनय से, है ना, और लोगों का कल्याण करके जनता को खुश करे, इस प्रकार की बात कही। शासक पर वित्तीय नियंत्रण भी रखा है। वित्तीय नियंत्रण क्या कहा है? शुक्र ने राजा को यह चेतावनी दी है कि वह कभी भी निजी आवश्यकता के लिए जनता से कर वसूल नहीं करेगा। खुद की आवश्यकता के लिए कोई तरह का कर वसूल नहीं करना है, और प्रजा पर अन्यायपूर्ण ढंग से कोई कर नहीं लगाना है। इसको इन्होंने पूरी गंभीरता से लिखा है। और शुक्र का मत है कि राजा को प्रजा की सुरक्षा और कल्याण के अतिरिक्त अन्य किन्हीं उद्देश्यों से कोई धन एकत्रित नहीं करने चाहिए। प्रजा की सुरक्षा के लिए और कल्याण के लिए धन एकत्रित करना है, और कोई उद्देश्य धन एकत्रित करने का नहीं होना चाहिए। तीसरी बात है कि नियंत्रणों में मंत्रियों और सभासदों की परामर्श अनिवार्य है। शुक्र ने इस बात पर बल दिया है कि शासन व्यवस्था के संचालन जैसा महती कार्य शासक द्वारा अकेले नहीं किया जा सकता। यानी जैसे शासन चलाना है तो ये राजा अकेला नहीं चला सकता, इसलिए शासक मंत्रियों की नियुक्ति और उनसे परामर्श लेने के लिए बाध्य है। शुक्र नीति में शासक को परामर्श दिया गया है कि वह सभी महत्वपूर्ण विषयों पर मंत्रियों, अधिकारियों और सभासदों से परामर्श ले और उनसे प्राप्त परामर्श को उचित महत्व भी दे। यानी अपने सभासद है, अपने अधिकारी हैं, अपने जो जैसे मान लो निजी सचिव हैं, उन सभी का परामर्श लेना जरूरी है। उनकी सलाह के अनुसार काम करें। समुचित मंत्रणा पर ध्यान न देने वाले शासक की तुलना शुक्र ने ऐसे डाकू से की है। यानी उन्होंने कहा है कि अगर मान लो उनके मंत्री है, उनके सभासद है और उनके जो परम मित्र हैं, वो यदि अच्छा उनको परामर्श देते हैं और उनके परामर्श को अगर राजा कोई महत्व नहीं देता है, तो वो एक डाकू है। और शासन कार्यों के संबंध में ये व्यवस्था शासक की निरंकुशता पर निश्चित रूप से प्रतिबंधित करती है। चौथा है कि शासकीय दायित्वों की उपेक्षा के, अगर कोई शासक है, राजा है, और अपने दायित्व अपने कर्तव्यों से उपेक्षा करता है, यानी कर्तव्यों की पालना नहीं करता है, तो उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं। शुक्र ने बताया है कि शासक को अपनी शासकीय शक्तियों का प्रयोग उचित और न्यायपूर्ण रीति से करना चाहिए। और शुक्र लिखते हैं कि प्रजा की रक्षा नहीं करने वाले राजा को देवता नष्ट कर देते हैं और अंत में उसे नरक में गिरा देते हैं। ये शुक्र ने लिखा है कि जो प्रजा की रक्षा नहीं करते हैं, प्रजा के कल्याण की बात नहीं सोचते हैं, उस राजा को देवता नष्ट करके और उसे नरक में डाल देते हैं। यदि वह राजा के विरुद्ध दंड और भेद नीति का अनुचित प्रयोग करेगा प्रजा के विरुद्ध, तो राज्य नष्ट हो जाएगा। यानी प्रजा के विरुद्ध यदि अनावश्यक जो दंड नीति का उपयोग करेगा तो राज्य है का विनाश हो जाएगा। पांचवा और यानी जो है नियंत्रण है, वो है जनमत और जनता का नियंत्रण। शुक्र नीति में शासक ने आचरण पर जनता और जनमत के प्रभाव नियंत्रण की व्यवस्था की है।
शुक्र राजा को निर्देश देते हैं कि वह आलोचना के प्रति सहिष्णुता का दृष्टिकोण अपनाए। अगर मान लो प्रजा कोई आलोचना करती है, राजा की बुरी बात को अगर राजा के कानों में आती है कि राजा जी आपने ये गलत किया है, तो उसके प्रति सहिष्णु होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे इतिहास में हम ऐसे राजाओं को पढ़े हैं कि जब उनकी आलोचना सुन लेते तो वो उसका सर कलम करवा देते। तो ऐसे राजाओं को क्या है कि फिर ऐसे राजाओं को कोई सलाह नहीं देता, ऐसे राजाओं को सिर्फ मौत के घाट उतारा जाता है। तो सहिष्णु होना जरूरी है और आलोचना पर ध्यान देना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को इस कारण से दंडित नहीं किया जाना चाहिए और उसने जिसने राजा की आलोचना की है, अर्थात जिस किसी ने भी राजा की आलोचना की है, तो राजा को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए कि मेरे बारे में लोगों की धारणा क्या है। और लोकमत का अनादर करना शुक्र ने शासक के लिए केवल व्यवहारिक दृष्टि से ही अविवेकपूर्ण नहीं माना है, वरन इसे एक गंभीर नैतिक अपराध भी माना है। इसको एक नैतिक अपराध भी मानना है। और छठा और अंतिम है राजा के व्यक्तिगत गुण और कठोर दिनचर्या। राजा के लिए व्यक्तिगत गुणों को भी उन्होंने लिखा है कि राजा में किस प्रकार के गुण होने चाहिए, और राजा के लिए कठोर दिनचर्या की व्यवस्था भी उन्होंने की है। शुक्र नीति में राजा को कठोर दिनचर्या के द्वारा मर्यादित एवं नियंत्रित किया है। शुक्र के अनुसार राजा को विद्वान, न्यायी, विनीत एवं लोकप्रिय होना चाहिए। यानी राजा को एक विद्वान होना चाहिए, न्याय करने वाला होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि उदंडी हो, चाहे जिसको जैसे मान लो नैतिक अनैतिक तरीके से नैतिकता और अनैतिकता में भेद नहीं करता है और असामाजिक कार्य करता है। तो इस प्रकार के राजा को उन्होंने महत्व नहीं दिया है और उन्होंने कहा है कि राजा को लोकप्रिय होना चाहिए, अपनी प्रजा में पॉपुलर होना चाहिए। उसमें जैसे काम, क्रोध, मोह, लोभ, मान आदि मद को त्याग देना चाहिए। मनु, कौटिल्य, उष्णा ऋषि, कामंदक, वाल्मीकि, वेदव्यास, इन सभी ने इस परंपरा को अपनाया है और शुक्र ने इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सभी उपायों को अपनाकर शासक की शक्तियों को मर्यादित रखने पर बल दिया। यानी शासक की शक्तियों पर क्या नियंत्रण है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं और उम्मीद करता हूं कि ये पहला भाग है। दूसरा भाग में जो है हम राजा की अन्य कार्यों के बारे में पढ़ेंगे, शुक्र नीति सार के बारे में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अवश्य ही मुझे बताना कि आपको लेसन कैसा लगा।